तो जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग। उम्मीद करते होंगे कि आप लोग अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई में लगे होंगे। कल आप लोगों का साइंस का एग्ज़ाम है, तो इसलिए आप लोग साइंस के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। कल आप लोगों का साइंस का एग्ज़ाम होने वाला है, तो इसीलिए आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं। क्योंकि कल आप लोगों का एग्ज़ाम है, तो आज आप लोगों का अच्छा से पढ़ाई कर लेंगे तो कल आप लोगों का एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस बढ़िया रहेगा। तो इसीलिए आप लोग इस क्लास में शुरू से अंत तक जुड़े रहिएगा और सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ताकि आपका एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। तो आप लोग इस क्लास को अपने सभी मित्रों के पास शेयर कर दीजिए, जो भी क्लास 10th में पढ़ते हैं और इस साल एग्ज़ाम दे रहे हैं मैट्रिक का। और कल साइंस का हमारा आप लोगों का क्या है, कल साइंस का आप लोगों का परीक्षा है। तो आज आप लोगों का बढ़िया से तैयारी रहेगा, तभी ना आप लोगों का एग्जाम में परफॉर्मेंस बढ़िया रहेगा। और बिना देर के फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम फिजिक्स का प्रकाश का परावर्तन चैप्टर 1 जो हमारा प्रकाश का परावर्तन है उसका क्वेश्चन देखने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है। और देखिए सुनिए, हम सभी क्वेश्चन को एकदम जल्दी से देखेंगे। सिर्फ आप लोगों को आप बोल रहे होंगे कि भैया आंसर हाईलाइट किया हुआ है। आंसर हाईलाइट किया हुआ है इसलिए ताकि आप लोगों को समझ में आए, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग टेस्ट नहीं लगा रहे हैं, बल्कि क्वेश्चन को देख रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हम क्वेश्चन को देख सके और जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को समझ सकें, इसलिए हम हाईलाइट कर दिए हैं। तो जल्दी हम क्वेश्चन को देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण है। तो वह दर्पण कौन है, या तो समतल या फिर उत्तल, या तो फिर वो समतल दर्पण होगा या फिर उत्तल दर्पण होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, प्रकाश की किरणें गमन करती है। प्रकाश की किरणें गमन करती है, तो प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि प्रकाश के परावर्तन के टोटल 2 नियम हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रकाश के नियम से निर्धारित होता है। तो आप लोगों को पता ही होगा प्रकाश के नियम से, प्रकाश का जो पहला नियम है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, प्रकाश तरंग उदाहरण है। प्रकाश तरंग उदाहरण है, आप लोगों को पता होगा कि प्रकाश तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो आप लोगों को पता होगा कि समतल द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है, इसलिए ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7, एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तित किरण पुंज होगा। तो परावर्तित किरण पुंज अभिसारी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। तो समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता क्या है, धनात्मक 1+1 होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, आप लोगों को पता होगा, इस राइट आंसर हो जाएगा हमारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने। तो हम वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो प्रतिबिंब वास्तविक और समान आकार का और उल्टा बनेगा, इसलिए हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, वक्रता केंद्र पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा और हाशित होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दर्पण का सूत्र है। तो दर्पण का सूत्र आप लोगों को पता हो कि दर्पण का सूत्र 1/v + 1/u = 1/f होता है। ये हमारा ऑप्शन नंबर ये है, जो कि राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त है। तो दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन सी ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी कार के अग्रद्वीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन है। तो कार के अग्रद्वीप के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किस दर्पण का उपयोग पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है। तो पश्च दर्पण के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, इसलिए ऑप्शन डी राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, नई कार्तीय परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम की दूरी ली जाती है। तो हमें धनात्मक ली जाती है, इसलिए ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, ऑप्शन बी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी बिंब के प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी।
बोल रहा है क्वेश्चन, यदि किसी बीम के प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो वास्तविक और उल्टा होगा, इसलिए ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं? तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, इसलिए ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बीम का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। दर्पण तथा पर्दों के बीच की दूरी, दर्पण तथा बीम के बीच की दूरी, या फिर ऑप्शन ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बोल रहा है हमारा एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बीम का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की ज़रूरत क्या होती है? तो उसको मापने की ज़रूरत होती है दर्पण तथा पर्दे के बीच की दूरी को भी, और दर्पण तथा बीम के बीच को भी दूरी को भी, इसलिए ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गोलीय दर्पण परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। तो गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है, इसलिए ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? तो उसकी फोकस दूरी क्या है? +16 सेंटीमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो हजामत के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, 2015 में पूछा गया है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है और वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गोलीय दर्पण के फोकसांतर एवं चक्रता त्रिज्या के बीच संबंध, गलत यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है। गोलीय दर्पण के फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है, तो R=2f, ऑप्शन ए, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बड़ा पाया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो वस्तु की स्थिति दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होनी चाहिए, तभी क्या होगा? प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बड़ा बनेगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है? तो या फिर समतल दर्पण में भी दूर का प्रतिबिंब सीधा होता है और उत्तल में भी, इसलिए ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, या तो समतल अथवा उत्तल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, ऑप्शन बी, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो उत्तल दर्पण में, इसलिए ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 31, किसी दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है? अवतल दर्पण में, इसलिए ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है? तो फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाता है। किसमें? अवतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाता है, ऑप्शन ए, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, +20 सेंटीमीटर है। यह गोलीय दर्पण किस प्रकार का है? तो यह गोलीय दर्पण उत्तल है। किसी गोलीय दर्पण की फोकस, क्योंकि प्लस में है, धनात्मक तो उत्तल का होता है, इसलिए ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से दर्पण सूत्र है, तो दर्पण सूत्र आप लोगों को पता होगा, 1/f = 1/v + 1/u, ये हमारा दर्पण सूत्र है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है? तो समतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है, उत्तल दर्पण में भी और अवतल दर्पण में भी आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है, इसलिए ऑप्शन डी, इनमें से सभी, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन तो यहीं पे हमारा चैप्टर 1 का क्वेश्चन समाप्त होता है और यहाँ से हमारा चैप्टर 2 प्रकाश का
चैप्टर 2 जो कि है हमारा प्रकाश का अपवर्तन, उसका क्वेश्चन देखेंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। चैप्टर 2 का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन बोल रहा है वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा कम होती है, इसलिए ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण तालाब का जल कम गहरा दिखता है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, प्रकाश का अपवर्तन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा ही मात्रक क्या है, तो किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा ही मात्रक क्या है, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। तो आवर्धन क्या है, आवर्धन मात्रक विहीन राशि है, इसलिए ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, ये मात्रक विहीन है, ऑप्शन डी ध्यान रखिएगा। लेंस की मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, तो लेंस की मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है, अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है, अवतल लेंस का आवर्धन बराबर v/u होता है, v/u होता है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन 2013 और 21 में पूछा गया है। सभी क्वेश्चन बैंक से लिया गया है। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि कौन सा क्वेश्चन किस साल पूछा गया है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप उसका सही आंसर मारिएगा। किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान होता है, तो sin i/sin r, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग पढ़े होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक, हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं, इसलिए ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, उत्तल लेंस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है निम्न में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है, निम्न में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है, यह क्वेश्चन 2020-2022 दोनों में पूछा गया है, तो डायोप्टर, इसलिए हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है, डायोप्टर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो उत्तल की फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल की ऋणात्मक होती है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है, तो हवा में प्रकाश की चाल सबसे अधिकतम होती है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। जल, शीशा, हीरा के मुकाबले तो हवा में ही तेज होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे, तो शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस का प्रयोग करना पसंद करेंगे, ऑप्शन से ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो यही आंसर मारिएगा, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस का प्रयोग करना पसंद करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10 मीटर पर सेकंड होता है प्रकाश की चाल, आप लोग को पता भी होगा। ये क्वेश्चन 2018 और 2022 दोनों में पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता क्या होगी, तो इसकी क्षमता 5 डायोप्टर होगी, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। एक उत्तल की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता क्या होगी, 5 डायोप्टर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। जल का प्रयोग होता है लेंस बनाने में, कांच का भी, प्लास्टिक का भी, लेकिन मिट्टी का उपयोग नहीं हो सकता है। आंसर हो जाएगा लेंस बनाने में मिट्टी का प्रयोग नहीं हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है, ऑप्शन बी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो अवतल लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक उत्तल लेंस होता है, तो एक उत्तल लेंस, जिसका उत्तल लेंस क्या होता है, उत्तल लेंस के किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। उत्तल लेंस ऐसा होता है ना, उत्तल लेंस ऐसा होता है, तो किनारों की अपेक्षा बीच में जो होता है मोटा होता है, किनारों का भाग पतला होता है। देखिए
वही यहाँ पे बोल रहा है किनारों की अपेक्षा बीच में मोटी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी बीम का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाता है? तो वक्रता केंद्र पर रखा जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है फोकस और लेंस के बीच में रहती है, तब उत्तल लेंस में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? निम्नलिखित में से किस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? तो उत्तल लेंस। क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है, कांच की पट्टी का, उत्तल लेंस, इनमें से कोई नहीं। उत्तल लेंस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब उत्तल लेंस बना सकता है। उत्तल लेंस तो बना ही नहीं सकता, इनमें से कोई नहीं है, ये उत्तल लेंस बना सकता है। ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे फोकस कहा जाता है। ऑप्शन सी, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 25 नंबर क्वेश्चन, फोटोग्राफी कैमरे का अभिदृश्यक होता है। तो फोटोग्राफी में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन से राइट आंसर हो जाएगा। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है उत्तल लेंस। क्वेश्चन आ जाएगा अगर एग्जाम में तो सही क्वेश्चन मानिएगा। हम क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां 15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः होंगे, तो दोनों अवतल होंगे, इसलिए ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है 27 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है। तो प्रकाश का चाल न्यूनतम कांच में होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर तथा भीतरी त्रिज्या 9.8 सेंटीमीटर है। त्रिज्या आपतित प्रकाश के लिए यह कैसा व्यवहार करेगा? एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर तथा भीतरी त्रिज्या 19.8 सेंटीमीटर है। त्रिज्या आपतित प्रकाश के लिए यह कैसा व्यवहार करेगा? तो यह अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा, इसलिए ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है sin i बटा sin r। ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक होता है। तो लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक सेंटीमीटर होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक होता है। तो लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, आप लोग को पता होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है 32 नंबर क्वेश्चन, अवतल लेंस में आवर्धन बराबर होता है। अवतल लेंस में आवर्धन बराबर v/u होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है, हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? तो हीरे का अपवर्तनांक 2.42 होता है। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। ऑप्शन ने ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है। तो विरल माध्यम से जब किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, इसलिए ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है। 2023 में पूछा गया है, तो ये संभावना है कि 23 के बाद 24-25, क्योंकि दो साल बीच में गैप करके क्वेश्चन ज़्यादातर देता है, तो यह संभावना है 2025 में भी पूछा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है, चिन्हों की निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी होती है। चिन्हों की निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी होती है, ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है 38 नंबर क्वेश्चन, सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण I=0, आपतन कोण I=0 और अपवर्तन कोण r में क्या संबंध है? तो I=r होता है। ऑप्शन भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है, ध्रुव से मापी जाती है। ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहीं पे हमारा चैप्टर 2 समाप्त होगा। यहाँ से चैप्टर 3 स्टार्ट होता है, मानव नेतृत्व तथा रंग बिरंगा संसार। चलिए इसमें क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर
वन मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है 1/16 सेकंड होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो रेटिना में बनता है, आँख के रेटिना पे, जो यहाँ पे रेटिना होता है ये भी बनता है। ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन हो जाता है, तो कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर ही हो जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है, तो पुतली के साइज को परितारिका नियंत्रित करता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है आँख का व्यवहार होता है, तो आँख का व्यवहार उत्तल लेंस की तरह होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है जो कि 2014 में पूछा गया था, एक स्वस्थ आँख की दूर बिंदु होती है, तो दूर बिंदु अनंत होती है, निकटतम बिंदु 25 सेंटीमीटर होती है। इसका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी लगभग होती है 25 सेंटीमीटर होती है, जो कि पहले भी आपको बता दिया। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो नेत्र द्वारा वस्तु का वास्तविक उल्टा तथा छोटा प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन डी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए चश्मे में किस लेंस का व्यवहार किया जाता है, तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मे में निकट में, आप लोगों को ट्रिक पता होगा कि निकट में दूर में उत्तल और निकट में अवतल। ऑप्शन तो ये क्या बोल रहा है, निकट में तो अवतल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। और दूर में उत्तल का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जाता है, किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जाता है। जल्दी से आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। 11 नंबर क्वेश्चन का जल्दी से बताइए। उत्तल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है, तो ये जरा दृष्टि दोष को, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख पाता है, उस नेत्र में निकट वस्तु नहीं देख पाता है और दूर की वस्तु देख पाता है, तो उसे दृष्टि दोष है। उसको क्या, ये आप ध्यान रखिएगा ऐसे कि उसको क्या दे, देखिए जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख पाता है, सिर्फ निकट वस्तु साफ नहीं देख पाता है, सिर्फ दूर वाला वस्तु को साफ देख पाता है, मतलब कि उसको दोष है कि तो खाली दूरे वाला वस्तु को देख पाएगा। उसको यही दोष है कि दूरे वाला वस्तु को देख पाएगा, निकट वाला वस्तु को नहीं देख पाएगा। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख पाता है उस नेत्र में होता है दूरदृष्टि दोष। ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दूरदृष्टि दोष वाला नेत्र साफ देख सकता है, तो दूरदृष्टि वाला दोष नेत्र आपको क्या बताया, दूरदृष्टि वाला सिर्फ दूरे के वस्तु को साफ देख सकता है, निकट वाला नहीं देख सकता है, यही उसको दोष है, दूरे वाला खाली देख तू, इसलिए ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। दूर के वस्तु को ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है, तो एक प्रिज्म 5 सतहों से घिरा होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पूछा गया है, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्ध्य अधिकतम होता है, तो लाल का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है। लोग याद किए होंगे बैजानी पिनाला, लाल का सबसे अधिक तरंगदैर्ध्य होता है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है, तो लाल रंग का विचलन न्यूनतम होता है। और सबसे अधिक विचलन किसका होता है, तो बैंगनी रंग का होता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, श्वेत रंग कितने रंगों का मेल, तो श्वेत रंग 7 रंगों के मेल से बना होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है, तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का झुकाव अधिक होता है, तो बैंगनी रंग के किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है। आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है, तो प्रकाश का प्राथमिक वर्ण नीला, हरा, लाल सभी है, इनमें से सभी। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। प्राथमिक वर्ण इनमें से सभी है, नीला भी है, हरा भी है, लाल भी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न होता है, तो प्रिज्म से होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, प्रिज्म से होता है वर्ण विक्षेपण।
आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रकाश का न्यूनतम तरंगदैर्घ्य क्या होता है? तो प्रकाश का न्यूनतम तरंगदैर्घ्य 380 नैनोमीटर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तारे के टिमटिमाना कारण है? तो तारा टिमटिमाता है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। ध्यान रखिएगा आप लोग। प्रकाश के किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय के लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है हमें सूर्य का प्रकाश। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वायुमंडल में कौन सा वर्ण अधिक परिकीर्णन होता है? तो नीला का परिकीर्णन सबसे अधिक होता है, इसलिए आकाश का रंग नीला भी दिखाई देता है। आप लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो ध्यान रखिएगा। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु की सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णित करते हैं? तो नीला को प्रकीर्णित करते हैं, इसलिए आकाश का रंग नीला भी दिखाई देता है। नीला ही दिखाई देता है आकाश का रंग। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 30 नंबर क्वेश्चन। प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। चंद्रमा पे आकाश में अंतरिक्ष में कहीं भी खड़े हो जाइए ना तो आपका आकाश का रंग काला ही दिखाई देगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? किस कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है? तो इसको टिंडल प्रभाव कहा जाता है। ऑप्शन से ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है? लाल का होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? काला प्रतीत होता है। कितना हमारे एक ही क्वेश्चन पूछेगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है चैप्टर 3 और यहाँ से चैप्टर 4 विद्युत धारा के क्वेश्चन स्टार्ट होता है। चलिए विद्युत धारा के भी क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं। हम लोग ज़्यादा देर नहीं करेंगे और जल्दी से सभी क्वेश्चन को देख लेंगे, ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन विद्युत आवेश का ऐसे मात्रक होता है, कूलाम होता है। ये 2019-2021 दोनों में पूछा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 2018-2021 दोनों में पूछा गया है। 1 माइक्रो एम्पियर के तुल्य कितना विद्युत धारा होता है? 1 माइक्रो एम्पियर के तुल्य कितना विद्युत धारा होता है? 1 एम्पियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? धारा मापने में किसका उपयोग किया जाता है? धारा मापने में एमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सॉरी काट दें क्वेश्चन है जी, नहीं नीचे। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो बैटरी से दिष्ट धारा प्राप्त होती है। आप लोग पढ़े होंगे विद्युत धारा चैप्टर में। एक दिष्ट धारा होता है, एक प्रत्यावर्ती धारा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो आमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। आप लोग पढ़े होंगे, एक श्रेणी क्रम होता है, एक समांतर क्रम होता है। इसमें क्या बोल रहा है? आमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विद्युत धारा का ऐसे मात्रक होता है, विद्युत धारा का एम्पियर होता है। कि क्वेश्चन कितना बार पूछेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? किसी उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है, तो कुंडली किस उपकरण में धन प्लस या ऋण माइनस का चिन्ह नहीं होता है कुंडली में? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत धारा का मान होगा 2 एम्पियर होगा। ऑप्शन भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? जब किसी चालक से विद्युत धारा बहती है तो गतिशील कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन बहते हैं। विद्युत धारा बहते हैं उसमें क्या होता है? विद्युत धारा जो चालक से विद्युत धारा बहता है वो इलेक्ट्रॉन ही तो होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन क्या हो रहा है? 1 कूलाम विद्युत आवेश से कितने प्रोटॉनों से बनता है? तो 6.25 × 10⁻18 कूलाम आवेश से बनता है 1 कूलाम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? किसी चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा में गतिशील कण होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। ऑप्शन सी ध्यान रखिएगा, पहले भी देख चुके हैं ये क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विद्युत आवेश के प्रवाह दर को कहते हैं, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ऑप्शन ध्यान रखिएगा। विभवांतर का ऐसा मात्रक है, विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट है, आपको पता भी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल
रहा है किसी वोल्ट मीटर में स्केल पर OV और 1V के बीच 20 विभाजन चिन्ह है तो उस वोल्ट मीटर का अल्पमाप क्या होगा? तो 0.05 वोल्ट होगा। ऑप्शन बी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहते हैं, तो विभवांतर वोल्ट मीटर से मापा जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा क्या बोल रहा है यहाँ पे, बहुत सारा मापने का यंत्र पूछता है। पहला तो पूछ रहा है विभवांतर, तो विभवांतर तो वोल्ट मीटर से मापा जाता है। पूछेगा कूलाम को किससे मापते हैं? तो कूलाम को आवेश से मापते हैं, कूलाम को आवेश से। और पूछेगा कि विद्युत धारा को किससे मापते हैं? तो विद्युत धारा का बताइएगा कि विद्युत धारा को किससे मापते हैं? एम्पियर से मापते हैं, एम्पियर से मापते हैं। ऐसे बहुत सारे किस किस से मापते हैं आप लोगों को पता होगा, और नहीं पता हो तो देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 1 वोल्ट बराबर होता है, 1 वोल्ट बराबर जूल बटा कूलाम होता है। ऑप्शन है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 12 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है? 24 जूल कार्य किया जाता है। 12 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं को 2 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य लगता है? 12 दूनी 24 गुना कर दिया है तो ऑप्शन डी 24 जूल। ध्यान रखिएगा। वोल्ट भी वोल्ट बराबर होता है, तो वोल्ट बराबर जूल बटा कूलाम होता है। ऑप्शन भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? जूल बराबर वोल्ट गुना एम्पियर नहीं, जूल बराबर एम्पियर बटा वोल्ट नहीं, ये भी नहीं पढ़े, ये भी नहीं पढ़े, ये पढ़े हम लोग। जूल बराबर कूलाम गुना वोल्ट, इसलिए हमारा ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग ध्यान रखिएगा, जूल बराबर कूलाम इंटू वोल्ट। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ओम का नियम है, ओम का नियम क्या है आपको पता ही होगा। ओम का नियम क्या होगा? V = IR। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है? तो रियोस्टेट का उद्देश्य धारा के परिमाण में वृद्धि या कमी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कुंडली, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है, तो कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या है? R = V/1। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर V प्रतिरोध R एवं प्रवाहित धारा 1 के बीच संबंध है R = 1/V। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में तो छोड़िएगा नहीं, सही आंसर पर OMR सीट देता है ना, उसको भर दीजिएगा। एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसमें प्रतिरोध 55(2) है। एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसमें प्रतिरोध 55(2) है, 220 नहीं 552, यहाँ पे देखिए 552 है। 220 वोल्ट के स्रोत से जो ओम विद्युत धारा लेगी उसका मान क्या होगा? तो उसका मान 4 एम्पियर होगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, विद्युत का अच्छा चालक क्या है? तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी है। चांदी में सबसे ज़्यादा विद्युत प्रवाह होता है, सबसे तेज़ी से चांदी में ही। ऑप्शन डी ध्यान रखिएगा, चांदी। चलिए अगला क्वेश्चन, आमीटर का प्रतिरोध होता है, तो आमीटर का प्रतिरोध होता है बहुत छोटा होता है आमीटर का प्रतिरोध। ऑप्शन सी देखिएगा, ध्यान रखिएगा। विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है, तो विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन से बना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? तो निम्न में से चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 30, किसी चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक होता है, किसी चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक होता है ओम मीटर। किसी चालक के प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, और प्रतिरोधकता का मात्रक पूछा जाए तो प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है, चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर। चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पे, देखिएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। ऑप्शन ए, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक होता है, प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम होता है। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है 1 जूल का मान होता है, 1 जूल का मान 0.24 कैलोरी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ऊर्जा का ऐसे मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का ऐसे मात्रक जूल होता है। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन
विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। ऑप्शन ए ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है, आपको पता ही होगा विद्युत हीटर के तार की कुंडली नाइक्रोम का बना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देती है, तो प्रतिरोध होता है। प्रतिरोध जो हमारा हीटर में काम करता है, विद्युत हीटर में क्या होता है, विद्युत हम लोग प्लग को खोजते हैं तो विद्युत ऊर्जा से वहाँ पे ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न होता है प्रतिरोध के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? तो विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक किलोवाट घंटा होता है, या फिर यूनिट बोल सकते हैं उसी को। चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है निम्न में किसका अर्थ है, निम्न में से किसका अर्थ जल है? तो हाइड्रो का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विद्युत शक्ति का ऐसे मात्रक होता है, तो विद्युत शक्ति का ऐसे मात्रक वाट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, क्या बोल रहा है? किसी बल्ब पर 220 वोल्ट पर 2 एम्पीयर धारा प्रवाहित होती है, तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा, तो फिलामेंट का प्रतिरोध 110 ओम होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 1 किलोवाट घंटा निम्नलिखित में से किसके बराबर है? तो 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है? 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है? 3.6 गुने 10⁻⁶ जूल होता है। ध्यान रखिएगा, आप लोग इसका याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वाट के मेन से जोड़ा जाता है, बल्ब से प्रवाहित धारा का मान होगा 0.4 एम्पीयर। ध्यान रखिएगा, यदि 100 वाट का विद्युत बल्ब है और 250 वोल्ट के मेन से जोड़ा जाता है, तो बल्ब से प्रवाहित धारा का मान होगा, तो बल्ब से प्रवाहित धारा का मान 0.4 एम्पीयर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है, जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं, तब उसके धारा उपयुक्त शक्ति कितनी होती है? तो उसकी धारा उपयुक्त शक्ति तब 50 वाट हो जाता है, जब क्या बोल रहा है क्वेश्चन? 220 वोल्ट है, किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है, 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है, जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं, तब उसके उपयुक्त शक्ति का मान कितना हो जाएगा? 250 वाट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है। निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? FR/VI/2/R। तो यहाँ पे ये ऑप्शन भी IR² नहीं करता है निरूपित शक्ति विद्युत शक्ति को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? तो जूल/सेकंड वाट के बराबर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, तो 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल होता है। इसे भी हम ये क्वेश्चन देख चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? किस उपकरण में धन प्लस या ऋण माइनस का चिन्ह होता है? तो कुंडली में नहीं होता है, कुंडली में नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आवेश का ऐसा मात्रक होता है, कूलाम होता है। क्वेश्चन भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है 1 एमीटर के शून्य तथा 2 एमीटर अंकों के बीच 20 विभाग है। एमीटर का अल्पतम लास्ट काउंट अल्पतमांक क्या होगा? ए मीटर के शून्य तथा 1 मीटर के शून्य तथा 2 एम्पियर अंकों के बीच 20 विभाग है। ए मीटर तथा अल्पतमांक क्या है? तो 0.1 मीटर है। ऑप्शन भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सेल का विद्युत वाहक है। सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? प्रतिरोध का मान बढ़ने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जा चाहिए, तो पार्श्व क्रम में या फिर समांतर क्रम में? तो प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए तो ना पार्श्व क्रम में ना ही समांतर क्रम में, इसमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी राइट आंसर हो